हम यूजीसी नेट, पीजीडी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे 250 से भी अधिक कोर्स अपनी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते हैं। आपको हमारी एप्लीकेशन में वीडियो कोर्स के अलावा टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स, हार्ड कॉपी नोट्स भी मिलेंगे। तो दोस्तों, अब तक हमने आर्थिक आधारित संरचना के बारे में डिटेल में समझा था। अब हम इस वीडियो के माध्यम से स्टार्ट करा रहे हैं सामाजिक आधारित संरचना के बारे में। तो सामाजिक आधारित संरचना के अंदर मूल रूप से 3 चीजें आती है। क्या आती है? शिक्षा, दूसरा आता है स्वास्थ्य और तीसरा आता है आवास। इस वाली वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान स्थिति किस तरीके की है, सरकार द्वारा कौन कौन से उपाय अपनाए गए हैं, इसके अलावा जो भी चैलेंजेस हैं या जो भी रिक्वायरमेंट है वो वीडियो के माध्यम से हम आपको कवर करने वाले हैं। और इस वाली वीडियो में अगर आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हम आपको शिक्षा का जो टॉपिक है वो कवर करा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात फिर से बता देता हूं कि जो सामाजिक आधारित संरचना है वो मानव कल्याण या मानव पूंजी की मात्रा में वृद्धि करने का काम करती है। तो इसके 3 मुख्य एस्पेक्ट है, जिसमें शिक्षा आती है, स्वास्थ्य आता है और आवास आता है। शिक्षा का बेसिकली मतलब होता है कि जो स्कूल्स कितने हैं, कॉलेज कितने हैं, विश्वविद्यालय कितने हैं, तकनीकी शिक्षा संस्थान कितने हैं और किस तरीके से सरकार ये सारी चीजें सामान्य जनता को प्रोवाइड कराने का काम करती है। दूसरा आता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के अंदर आती है कि आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर कैसा है, अस्पताल कितने हैं, क्लिनिक कितने हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं। इसके अलावा आवास की बात करें तो आवास के अंदर आता है कि आपका शहरी आवास कैसा है, पानी है कि नहीं है, जल है कि नहीं है, ये सारी चीजें जो है वो आवास के अंदर दोस्तों शामिल होती हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिक्षा के बारे में। तो भारत में शिक्षा के अंदर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, व्यावसायिक शिक्षा संस्थान ये सभी शामिल हैं। स्कूलों की बात करें, भारत में स्कूलों की बात करें तो भारत में स्कूलों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। 1.5 मिलियन स्कूल हैं, जिसमें से 2023 तक 260 मिलियन छात्र का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, नामांकन है। भारत में नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से ही डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात कही गई है। माध्यमिक शिक्षा की बात करें दोस्तों तो माध्यमिक शिक्षा में भी वृद्धि हुई है तेजी से। इसके अंतर्गत वो विद्यार्थी आ रहे हैं जो 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक बच्चे पढ़ते हैं। प्राइमरी के अंदर आते हैं जो 1ली से 5वीं तक पढ़ते हैं, माध्यमिक में आते हैं जो 6ठी से 10वीं तक के अंदर 12वीं तक के अंदर आते हैं। इसमें भी सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री शिष्य योजना शुरू की गई है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा स्तर के विद्यार्थियों को वोकेशनल एजुकेशन देने को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। इसके अलावा दोस्तों उच्च शिक्षा में कॉलेज, यूनिवर्सिटी आते हैं, विश्वविद्यालय आते हैं। भारत में 1113 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से 42,000 कॉलेज हैं। और राष्ट्रीय संस्थान के लिए सहायक कार्यक्रम NIP शुरू किया गया, जिसमें उच्च शिक्षा सुधार की बात सरकार के माध्यम से की गई है। इसके अलावा उच्च शिक्षा में पंजीकरण की बात करें दोस्तों तो उच्च शिक्षा में पंजीकरण जो है वो 27.1% है नामांकन रेशो। इसके अलावा वोकेशनल एजुकेशन को सुधार करने के लिए सरकार के द्वारा स्किल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रारंभ की गई है, जिसके माध्यम से सरकार वोकेशनल ट्रेनिंग सामान्य जनता को प्रोवाइड कराने की बात की कर रही है। यहां पर दोस्तों एक बार हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं सरकार की और इस स्कीम का फायदा जनता तक कितनी मात्रा तक पहुंचा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। तो 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव इसका लक्ष्य था। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दीक्षा और स्वयं पोर्टल की स्थापना की। स्वयं पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो। IIT और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के द्वारा कोर्स डिजाइन किया जाता है। कोर्स बिल्कुल निःशुल्क है। कोई भी विद्यार्थी जो उस फील्ड का ना भी हो, जैसे मान लीजिए मेरा AI फील्ड नहीं है लेकिन मैं चाहूं तो AI फील्ड की पढ़ाई भी मैं स्वयं पोर्टल पे जाके कर सकता हूं। उसमें अगर आपको एग्जामिनेशन देना है तो 1,000 रुपए का फॉर्म मिलता है, सॉरी 1,000 रुपए की एप्लीकेशन फीस है। उसके माध्यम से आप जाके एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम देने के बाद बाकायदा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और अगर आपने एकेडमिक क्रेडिट बैंक बनाई भी है तो उसमें वो जो आपका क्रेडिट है वो ऐड भी हो जाएंगे। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों स्किल इंडिया मिशन की बात करें तो 2015 में स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 2025 तक 400 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया। कौशल विकास के जरिए भी लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए बात रखी गई है दोस्तों। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू की गई। इसमें 10 मिलियन से अधिक लोगों को 2022 तक प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
और प्रशिक्षण देने के बाद उनको रोजगार प्रोवाइड कराने का काम भी किया जाता है। इसके अलावा सरकार ने 1995 में मिड डे मील योजना शुरू की गई। इसका जो मूल उद्देश्य था, कुपोषित बच्चों को स्कूल में लाना ताकि उनका स्कूल में आना लगातार चलता रहे। उनको स्कूल में ही भोजन दिया जाता है जिसके अंदर प्रोटीन्स की मात्रा भी हो। इसके अलावा जो कुपोषण के शिकार बच्चे हैं उनकी भी कुपोषणता कम हो। तो मिड डे मील योजना पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए अलग अलग राज्यों में इसका स्तर अलग अलग है, लेकिन शुरुआती तौर पर यह पहली से 8वीं तक के बच्चों के लिए प्रारंभ की गई थी ताकि बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाया जा सके और कुपोषण को कम किया जा सके। 2017 में सरकार ने लॉन्च किया स्वयं पोर्टल। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि स्वयं एक डिजिटल पोर्टल के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराता है। 12वीं तक के छात्र जो हैं वो और उच्च शिक्षा वाले छात्र इसके माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। इसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान 2000 में शुरू किया गया जिसके तहत सभी बच्चों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाएगी। बुनियादी शिक्षा और की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार करना इस योजना का लक्ष्य था। सरकार के द्वारा शिक्षण प्रशिक्षण के लिए दीक्षा 2017 में लॉन्च की गई। इसमें डिजिटल माध्यम से शिक्षकों का प्रशिक्षण किया जाता है। शिक्षकों के प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ावा और डिजिटल शिक्षण को सुधार करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना 1961 में शुरू की गई। इसमें बेसिकली आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ताकि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अब मतलब एक तरीके से आर्थिक स्थिति को भी कंटिन्यू कर सके। दोस्तों, तो ये बहुत सारी योजनाएं सरकार में जो शिक्षा के सुधार के लिए स्टार्ट की, जिसके के बारे में मैंने आपको डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारत में शिक्षा प्रणाली को रूपांतरित करना था और इसमें डिजिटल शिक्षा पर मुख्य रूप से फोकस दिया गया है। साथ ही साथ व्यावसायिक शिक्षा पर फोकस दिया गया है और उच्च शिक्षा क्षेत्र में सुधार की बात की गई है ताकि 2035 तक 50% जो है वो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो स्थापित किया जा सके। व्यावसायिक शिक्षा 6ठी क्लास से ही व्यावसायिक शिक्षा देने की बात की गई है और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए दीक्षा और स्वयं जैसे पोर्टल बनाए गए हैं ताकि ऑनलाइन आप पढ़ाई कर सको। दोस्तों, और भी बहुत सारी बातें शिक्षा नीति में, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी।